नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश कब बदलेंगे हालात। देश में इन दिनों यदि किसी बात को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो है महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन दिनों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की तो सीमा पार कर दी गई है। आज हम आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो। हमारे देश में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी कि हर 20 मिनट पे एक। जहां बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 87, सॉरी माफ कीजिएगा, 27 आरोपियों को भी सजा होती है और बाकी बरी हो जाते हैं। ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में दुष्कर्म के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्वेंशन रेट बढ़ रहा है। हमारे देश की सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाई हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, प्रताड़ना, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में दुष्कर्म के जो कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का मामला तो चर्चा में बना ही हुआ है, लेकिन कोलकाता के बाद इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा करा दी हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जब दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंग रेप किया गया था। इस दौरान दरिंदरों ने सारी हदें पार कर दी थी और बाद में उस युवती की मौत हो गई। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत ही सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा ही बदल गई ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को भी रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन बाद 2003 में कानून में संशोधन कर दिया गया, दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में भी संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालात में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़े 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 से ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2016 में तो आंकड़े 39,000 के करीब पहुंच गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर दिन 1200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं रेप के मामलों में की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 3 और हर 20 मिनट पे एक महिला किस रेप की शिकार हुई है। वहीं हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जो आंकड़ों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे और हम आपको उनका परिचय कराते हैं। कि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता जैद जी। दूसरे हमारी मेहमान हैं बीजेपी की नेता भी हैं और एक जुझारू समाज सेविका हैं भावना तिवारी जी।
आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल भावना जी, आज अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े बता रहे हैं कि हर 20 मिनट पर एक महिला के साथ रेप हो रहा है, यानी 1 घंटे में 3 महिलाओं के साथ। और अगर आंकड़े जाएं तो लगभग 86 पर दिन, अगर हम बात करें प्रतिदिन, तो 86 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या लगता है कि आखिर देश किस राह पर चल रहा है? ये आंकड़े जो आपने मुझे बताए हैं, ये सुनकर ही मुझे बहुत शॉक्ड वाली बात है कि आज हमारा समाज और उसकी सोच कहाँ जा रही है। हमारे ही देश में हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी आपके न्यूज चैनल में बताया, ये कहीं ना कहीं इस तरह की क्रूरता और बर्बरता करने वाला, इस तरह की सोच, जिन्होंने सोच के व्यक्ति के अंदर डर पैदा नहीं है। हमारा न्याय, हमारी कानून, हमारा प्रशासन कहीं न कहीं इसकी ओर बहुत ही ढीला रवैया अपना रहा है। इसके चलते-चलते ये सारी स्थिति पैदा हो रही है और हमें कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। आज जिस तरह के आंकड़े हमारे देश में बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है भारत में शायद 45 या हमारे शहर में 45% ये अभी और बढ़ गए। जहाँ पर निर्भया के बाद कानून सख्त हो जाना चाहिए था, एक डर पैदा होना चाहिए था इस तरह के दरिंदों में, वो कहीं न कहीं हमें दिखाई नहीं देता। प्रशासन अगर कितना भी सख्त रहे, फिर भी इनकी सोच और जितनी घटिया होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि थाना में अभी आप नए गाँव का में एक मुद्दा आया है कल का, जहाँ पर मैंने सुना है कि प्रिंसिपल ने खुद परिवार से उनके ऊपर दबाव डालकर ये चीज़ों को दबा दिया। तो ये जो न्याय व्यवस्था है, लोगों की जो कहीं न कहीं डर एक जो पैदा कर दिया गया है, बच्चियों के अंदर भी, उनके परिवार के अंदर भी, समाज को लेकर, मान-सम्मान और इज़्ज़त को लेकर। और ये एक ही बार का मुद्दा नहीं जहाँ पर बच्चियों के बलात्कार को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर स्कूल प्रशासन, शिक्षा का एक न्यायालय कहते हैं हम, जहाँ पर अधिकतर हमारे बच्चे समय व्यतीत करते हैं। वहीं पर बड़ी-बड़ी स्कूलों में, जो आज बच्चियों के साथ हो रहा है बदलापुर में, जो बच्चियाँ इसका शिकार हुई है। अभी मैंने ये भी पता चला मुझे कि 15 दिन से उनके ऊपर यौन शोषण हो रहा था। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हमारी सोच, हमारे लोग, हमारी मेट्रो सिटी, ये कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी स्कूल जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं न कहीं उसके अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग, इस तरह के घटिया विचार वाले लोग, आज जहाँ पर स्कूल प्रशासन पे बैठे हैं, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रशासन में, बच्चों के लिए, अभी आप देख रहे हैं कि वो जो बदलापुर में जो जिसको अपॉइंट किया गया था, वहाँ पर सफाई कर्मचारी, वो महिलाओं के किसी भी शौचालय में चला जा रहा है। कहीं भी जाने-आने पर उसके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है। भावना जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। एक तो हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा और दूसरी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल गायत्री पाटिल मैडम जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। जिस तरीके से हम चर्चा करेंगे भावना जी, गायत्री मैडम और जयत जी, लेकिन उससे पहले हम सीधे शुभम का रुख करते हैं, क्योंकि शुभम के पास वो तमाम आंकड़े हैं जो पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र और देश में जो है दुष्कर्म और रेप की घटनाओं को उजागर करते हैं। शुभम, महिलाओं से अपराध को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, सबसे पहले आप उन्हें विस्तार से बताइए। देखिए, जब हमारे देश में पिछले 1 दशक की यदि हम बात करें तो हमारे देश में कानून में बड़े संशोधन 2019 और 2013 में हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हालात बदले हैं, ना आंकड़े आने बदले हैं। इनके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे 2009 में रेप के लगभग 21,000 मामले दर्ज हुए थे, 2010 में 22,000 थे, 2011 में बढ़कर 24,000 हो गए। वहीं 2012 में भी लगभग 25,000 मामले दर्ज हुए। इसके बाद 2013 में जब निर्भया कांड के बाद जब नेक्स्ट अगला साल आया तो उसके बाद कानून में संशोधन हुआ और कानून में संशोधन होने के बाद अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं तो 2000 में 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 2014 में 36,000 से ज्यादा केस आए थे। इसके अलावा 2015 में भी 34,000 मामले, पूरे देश भर के आंकड़े आपको बता दूं। इसके अलावा 2016 में तो 39,000 तक का आंकड़ा पहुंचा था। वहीं 2017 में भी 32,000 से ज्यादा मामले थे, 2018 में भी 33,000 से ज्यादा मामले थे, 2019, 20, 21, 22
ये तमाम वो साल है जब लगातार 30,000 से ज्यादा रेप के केस दर्ज हुए हैं हमारे देश में। लेकिन जिससे साबित होता है कि हमारे देश में कानून तो बनाया गया, कानून में संशोधन भी हुआ, अपराधों को रोकने के प्रयास भी हुए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे। आपको कुछ और आंकड़े मैं अभी हाल फिलहाल के महाराष्ट्र के बताता हूँ। मुंबई, पुणे, बदलापुर, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नए गांव का मामला तो रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन नए गांव से भी एक घटना सामने आई थी। इसके अलावा चंद्रपुर, कोल्हापुर, अकोला, ये तमाम शहर हैं जहां महाराष्ट्र से पिछले 15 दिनों में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पीड़िता है वो सभी के सभी नाबालिग हैं। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में एक परसों के दिन एक केस हिंगोली से आया है, और देखिए सिस्टम की लापरवाही देखिए कि कैसे हो रही है। हिंगोली में एक हत्या के आरोपी को पैरोल में छोड़ दिया जाता है और वो जेल से बाहर आते ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे देता है। वहीं आपको कुछ और आंकड़े मैं बताना चाहूंगा, ये राज्य भर आंकड़े हैं हमारे देश के साल 2022 के, जो कि एनसीआरबी के डेटा में हमें मिले हैं। उसके मुताबिक राजस्थान जो इस वक्त है वो देश में महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। राजस्थान में 2022 में लगभग 5400 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 3700 के लगभग मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक मामले, और हमारे महाराष्ट्र में जो है वो 2900 से ज्यादा केस 2022 में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा यदि हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे एक वक्त था जब निर्भया कांड के बाद हमारी राजधानी को ये कहा जाता था कि ये महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ सिटी हो गई है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और कहीं न कहीं मामलों में गिरावट हुई है, जिसके ये आंकड़े गवाह देते हैं। राजधानी दिल्ली में 2022 में 1200 मामले दर्ज हुए हैं रेप के, महाराष्ट्र में 3000 और राजधानी दिल्ली में 1200 मामले। तो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं जो बाकी राज्य है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ इन मामलों के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण इलाकों में बढ़ता अपराध। इन जो मामले जो सामने आए, इसमें ज्यादातर जो मामले हैं, लगभग 60 से 70% ऐसे मामले हैं जो ग्रामीण इलाकों में हुए हैं शहरों के मुकाबले। तो कहीं न कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। और ये जो आंकड़े यही बता रहे हैं फिलहाल की जो। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो रेप के मामले अब तक पिछले 10 सालों में हमारे देश में दर्ज हुए हैं, उनमें जो विक्टिम जो आरोपी होता है, माफ कीजिएगा, जो आरोपी हैं वो जान पहचान वाले होते हैं। मेरे पास 2022 के आंकड़े हैं। आपको बता दें कि 2022 में जो 31,516 केस दर्ज हुए थे, उसमें से 30,000 से ज्यादा आरोपी जो विक्टिम है उनके जान पहचान वाले थे। इसमें से आपको शुभम बता दूं आपको कि रोकना चाहेंगे, आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल गायत्री पाटिल जी हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपने आंकड़े सुने होंगे कि किस तरह से आंकड़े की जो फीसदी है वो बढ़ी है। हालांकि संशोधन 2013 में हुए, 2019 में हुए, क्योंकि कानून की जानकारी की अगर बात करें तो आप कानून के जानकार के तौर पर हैं, आप लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। क्या लगता है कि आखिर कानून में संशोधन के बाद आंकड़े कम होने के बजाय आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? इसमें सबसे ज़रूरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी सर कि कानून में संशोधन जब किया जाता है तो वो चीज़ जो होती है वो पेपर पे आती है, लेकिन जब बात आती है उसके एग्जीक्यूशन की या इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है, जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होती है कि जैसे कोई क्राइम अगर होता है तो उसकी रिपोर्ट लेने से लेके उसके कन्विक्शन तक या जो भी है जो एक्यूज्ड है उसको सजा देने तक की जो प्रोसेस है, ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा विक्टिम के फेवर में हो तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है। जब पता है हमें क्या, चलो कोई क्राइम होता है तो अगर एफआईआर 24-24 घंटे तक नहीं ली जाती है, उसके बाद में उतना टाइम अगर किसी क्रिमिनल को दिया जाता है ताकि वो कोई एविडेंसेस है, जैसे कि कोलकाता केस में आप लोगों ने देखा कि काफी सारे एविडेंसेस मिटाने की, हटाने की कोशिश की गई थी, काफी सारी एक्टिविटीज वहां पे की गई थी जब तक कि सारी चीजें मीडिया के सामने नहीं आई थी। उसके बाद में ये प्रोसेस अब कितनी फास्ट चलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी अगर आप कंसिडर करके चलते हो तो भी कितनी फास्ट चलेगी। उसके बाद में एक्यूज को कितने सारे रास्ते हैं कि जिससे वो बच के बाहर निकल सकता है, उसमें भी फिर आप उसका एज कंसिडरेशन में लोगे। एक्यूज कितने एज का है ये भी बार बार देखा जाएगा। अगर वो नाबालिग है तो उसकी सजा ऑटोमेटिकली आपको पता है वो जुवेनाइल के अंडर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जिस चीज के लिए आपने जो संशोधन लाए थे कि एक अपराधी की मानसिकता बदले या उसके मन में इस चीज के बारे में डर पैदा हो, वो चीज तो हो ही नहीं रही है। क्योंकि किसी को भी, कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं ये क्राइम करता हूँ
तो डेफिनेटली मुझे ये सजा होने वाली है। फिर उसको पता है कि ना तो ये प्रोसेस इतनी लंबी चलने वाली है, फिर मेरे पास ये पॉइंट्स है, ये करके मैं बच के निकल सकता हूँ, लॉ में ये लूप होल्स है, ये चीजें जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो डर अपराधी के मन में बैठना चाहिए वो डर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ पॉलिसी बना देने से फायदा नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है। कि पॉलिसी हमने पेपर पे बना दी और वो हो गया, ऐसे नहीं होगा। उसको आपको स्टार्ट तो लेके एंड तक उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे सीसीटीवी है, बिठा दिया तो काम खत्म नहीं है, यू हैव टू मॉनिटर। आपको सीसीटीवी को 24/7 देखना है, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी रखनी है, उसका डेटा आपको कलेक्ट करके रखना है। सिर्फ लगा दिया हमारी ड्यूटी खत्म, इसी तरह की ये प्रोसेस चल रही है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है, ये जब तक प्रॉपर नहीं होंगे तब तक ये चीजें सुधरना या इसमें चेंजेस आना बहुत मुश्किल है। जैद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आंकड़े आए हैं सामने और काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ तो हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को लेकर लगातार सख्त कानून बनाने की बात हो रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन महिलाएं क्या देश में सुरक्षित हैं जो आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से गायत्री साहिबा ने जो बातें की हैं वो यकीनन सच है। 2012 में जो निर्भया हत्याकांड हुआ, मतलब बलात्कार हुआ, उसके बाद में क्या है, कानून सख्त हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला कि अगले साल देखो तो मतलब जो क्राइम का रेट था और बढ़ गया, रेप और बढ़ गए और मुसलसल वो बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने सही कहा कि कानून पेपर पे बनता है लेकिन अमल में नहीं आता। अच्छा, रेट ऑफ कन्विक्शन आप जा रहा है, सजाएं होती नहीं। इसमें मसला क्या है, वो कोलकाता हो या बदलापुर हो, जिस तरीके से कानून का सहारा इन क्राइम पार्टनरों को मिलता है, किसी के भी माध्यम से, पॉलिटिशियंस के जरिए या शासन या प्रशासन के जरिए, उसका सहयोग फायदा ये लेते हैं। आपने सही बताया कि 100 में से 27 मामलों में सजा होती है, इतनी भयंकर मतलब घटनाओं पर, और 100 में से 27 लोगों को सजा होती है, बाकी सब बच जाते हैं। कानून का डर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। जब तक कानून का डर नहीं होगा ना, उस वक्त तक ये है, इस तरीके के मामले रुकने वाले नहीं। अच्छा, मैं भले कांग्रेस में हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन क्या करता है कि वो इसकी उसकी बेटियां तो सबकी बराबर है ना। बंगाल में हो तो वो मुद्दे उठाए जाते हैं, बदलापुर में हो तो वो खामोश किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो मामलात होते हैं, सियासी जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो बंगाल की बेटी हो, जम्मू कश्मीर की बेटी हो, गुजरात की बिल्किस हो या बदलापुर की बच्चियां हो, सब बेटी एक जैसी हैं। कानून भी एक जैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये सच है, 100 में से 96 मामले ऐसे होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को जानते हैं लोग, और उसके साथ में ये सारे मामले होते हैं। इसलिए हमें अपनी सेक्सुअल एजुकेशन पे भी जोर देना चाहिए, और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो घर का माहौल है, कल्चर जो है, वो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये चीजें परिवार से ही उनको रोकना और रुकवाने का काम होना चाहिए। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आंकड़े अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पिछले 10 से 15 दिनों के जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा मामला स्कूल परिसर का है। शुभम, क्या कुछ आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर हैं पिछले 15 दिनों के? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, चाहे हम मुंबई की बात करें, मुंबई में से 2 केस दर्ज हुए थे, इसके अलावा पुणे से भी 2 केस सामने आए थे। वहीं बदलापुर का मामला हो, ये जो ऐसे मामले हैं, अकोला की स्कूल परिसर का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जहां स्कूलों में बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है। चाहे उनसे छेड़छाड़ की बात हो, उनके साथ गलत तरीके से टच करने की बात हो। तो ये जो चीजें हुई है, इसमें कहीं न कहीं सुरक्षा की जो लापरवाही है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की तरफ हो या बाकी अन्य चीजें भी हैं। इसमें कहीं न कहीं जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो मामले सामने आए थे, खासकर जो अकोला स्कूल परिसर का मामला था, उसमें बहुत जो हैरानी की बात थी कि वहाँ पर जो सुरक्षा के नाम पर था, जबकि बड़ी संख्या में वहाँ जो बच्चियां हैं वहाँ पढ़ती हैं, उसके बावजूद जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए थे वो ना के बराबर थे, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसमें कहीं न कहीं जो लापरवाही है स्कूल प्रशासन की है, और स्कूल प्रशासन को आने वाले समय में वो सुरक्षा के कदम उठाने होंगे। जैसा कि अभी हमारी जो गायत्री मैडम उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगा देने से सिर्फ काम नहीं होता है, उनको मॉनिटरिंग करना हो, उनकी जाँच करनी हो, एक पर नज़र बनाए रखनी हो, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं जो लापरवाहियाँ स्कूल की तरफ से बरती जा रही है, वो खासकर स्कूली बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। लेकिन जिस तरह से भावना जी, गायत्री मैडम ने कहा कानून में संशोधन और कानून बनाने से नहीं होता, वो सिर्फ पेपरों तक रहता है, उसको अमली जामा भी पहनाना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी? गायत्री जी ने जो भी कहा मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन रही थी। हमने हमेशा कहा है कानून बनते हैं बहुत सारे उपाय बनते हैं। कानून मात्र पेपर तक ही सीमित रह गया है, वो कभी जमीनी स्तर पे उसको लागू ही नहीं किया जाता। पहली बात तो ऐसे कुकर्मियों को बचाने वाले भी तो मिल जाते हैं ना, बचाने वाले मिल जाते हैं। बचाने वाले मिलने के कारण ही तो इनको डर नहीं रहा, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहा। इससे तो हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने अभी यूसीसी कानून लाने के ऊपर जोर दिया है, जिनमें संशोधन 44 के तहत कम से कम ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं आता है तब तक इसके ऊपर कुछ होना नहीं। और हमारी न्याय प्रणाली आज के टाइम में सिर्फ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, परंतु वो कहीं सुनी नहीं जा रही। आए दिन बढ़ते आंकड़े, आज स्कूल प्रशासन कई तो प्रदीप जी स्कूल इलीगल स्कूल, कई स्कूलों को तो मान्यता भी नहीं है और वो अवैध तरीके से चल रही है। अगर ऐसे स्कूलों में भी इस तरह के काम होते हैं तो कहाँ जाकर सरकार इसको पकड़ेगी, क्या करेगी? ये एक आज तरह की का बात व्यापार। बता दे, आज की बात बता दे भावना जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तो सही एक उप मुख्यमंत्री का ये बयान है, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ फिर कार्यवाही देर क्यों की जा रही है? यही तो चीजें आज तक समझ नहीं आ रही ना हम लोगों को, कि सारी चीजें सही है। अब ये लोग तो ऐसे हो रहे हैं कि आज के दिन में जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोरोना जैसी बीमारी से डर रहे थे लोग, अपने ही लोगों को जब उनकी मौत हो रही थी लोग छू नहीं रहे थे। आज ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर एक ये बलात्कार जो बच्चियों के घट रहे हैं वहां पर पैदा हो रही है, बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। तो ये सारी आज ये बलात्कार जैसी घटनाएं आज सामने आ रही है, क्योंकि आज लोग निराश होकर प्रशासन से कहीं ना कहीं निराशावादी स्थिति पैदा गायत्री होने की मैडम वजह कुछ से लोग बोलना चाह रही, भावना जी, गायत्री मैडम कुछ बोलना चाह रही, उन्होंने हाथ उठाया, बोलिए गायत्री जी। सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना कि लॉ जो है ना हमारा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और लॉ सिर्फ जिस तरह से हम लॉ का इस्तेमाल करना जानते हैं वैसे जो एक्यूज्ड है वो लॉ का गलत इस्तेमाल करना भी जानता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो छोटे छोटे लूपहोल्स होते हैं जो एडवोकेट्स इन लोगों के लिए ढूंढ के निकालते हैं ताकि चीजें और ज्यादा लंबी खींची जा सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको चीजें मैनिपुलेट करने के लिए मिल सके। तो ये जो चीज है ना जिसको हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये लॉ को किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाए, तो ये इंटरप्रिटेशन जो है अगर ये बहुत ज्यादा क्लियर और एकदम सिंपल बना दिया जाए कि जिसमें कोई कुछ और रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसे बोला जाता है कि उसमें से कोई नया अर्थ ना खोज के निकाल पाए, ये चीज अगर की जाए तो काफी सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन गायत्री जी, जिस तरह से भावना जी ने सवाल उठाया, क्योंकि स्कूल विद्या का मंदिर होता है और हर अभिभावक अपने बच्चे को इस विश्वास के साथ भेजता है कि यहाँ जाकर मेरा बच्चा एक अच्छी दिशा में जाएगा, उसके उज्जवल भविष्य का जो निर्माण होगा। ये भी कहा जाता है ना कि शिक्षक होता है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। लेकिन आज तो छात्र की बात छोड़ दीजिए, आज स्कूल भी हवस का अड्डा बनता जा रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े आ रहे हैं गायत्री जी। तो ऐसे में प्रिंसिपल के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। जो जीआर आया है, क्या लगता है कि ये जीआर पहले से नहीं था? पहले सीसीटीवी नहीं थी, पहले महिला सपोर्ट स्टाफ नहीं थे, अब इस तरह के जीआर से क्या इस तरह के मामले रुक पाएंगे? यही तो उसके पीछे का रीजन है कि चीजें सिर्फ पेपर पे आती है, जब उनको एग्जीक्यूशन करने के बाद ठीक है सीसीटीवी आपने लगा दिए, लेकिन क्या आपके सीसीटीवी को मॉनिटर करने के लिए किसी को आपने 24 घंटे रखा है?
कि कहाँ कौन सी एक्टिविटी कब चल रही है। अगर आप किसी भी स्टाफ को अपॉइंट करते हो, आप किसी सफाई कर्मचारी को अपॉइंट करो, क्या आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कुछ करवाया था? आप इतनी छोटी-छोटी बच्चों को हैंडल करने की अथॉरिटी अगर किसी भी बंदे को दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मांगते हो। एक नोबेल प्रोफेशन एडवोकेट के लिए अगर कोई जाता है, तो उसके लिए आप पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछते हो, उसको सनद देने से पहले। तो जब आप किसी छोटी बच्ची की अथॉरिटी किसी इंसान के हाथ में देने जा रहे हो, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कोई तो गारंटी लेने वाला बंदा नहीं होना चाहिए कि जिसकी श्योरिटी के बेसिस पे आप उसको अपॉइंट करो। तो किसी तरह की तो ये जानकारी आप हासिल करो, तभी तो आप किसी को काम पे रख सकते हो यार। इतनी छोटी-छोटी बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी आप उसके हाथ में दे सकते हो। और पहली बात तो ये है कि कोई भी लड़की है तो उसको हैंडल करने के लिए आपको कोई फीमेल स्टाफ रखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो ये है। तो इसमें डेफिनेटली प्रिंसिपल के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से शुभम, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आंकड़े आए हैं और रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि कन्विक्शन रेट बिल्कुल कम है। क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे की वजह एक नहीं शायद दर्जनों है। मैं उन चीज़ों को बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो कन्विक्शन रेट हमारा पिछले कुछ सालों का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साल 2018 में लगभग 17,000 से अधिक दुष्कर्म के मामलों में ट्रायल खत्म हुए थे, जिसमें से महज 5,000 ही आरोपियों को कन्विक्ट किया गया, बाकी के 11,000 आरोपी बरी हो गए। यही हाल 2019 में भी रहा। 2019 में लगभग 16,000 मामलों में ट्रायल खत्म हुआ, जिसमें से 4,000 आरोपियों को कन्विक्ट किया गया, बाकी के 10,000 आरोपी, 10,000 से ज़्यादा आरोपी जो थे, वो बरी हो गए। वहीं 2020, 21 और 22, 2022 की यदि हम बात करें, जो आखिरी आंकड़ा एनसीआरबी से मिला है, उसके मुताबिक 18,517 ऐसे मामले थे जिसमें ट्रायल खत्म किया गया है अदालतों द्वारा। उसमें से महज 5,000 केस में ही कन्विक्ट किए गए हैं, बाकी के 12,000 जो आरोपी है वो बरी कर दिए गए हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो कई तरीके से अलग-अलग है, चाहे वो हमारे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली हो, जिस तरीके से मामले में लीपापोती की जाती है, फिर सिस्टम का दबाव। जब कभी आरोपी किसी बड़े ओहदे में रहता है या बड़े परिवार से सामने आता है, तो उसमें पुलिस और प्रशासन पर सबसे अधिक दबाव बनाया जाता है कि जो कार्यशैली है पुलिस को, उसको धीरे किया जाए, मामले में लीपापोती की जाए। और दूसरा, जो हमारी अदालतों में सुनवाई होती है, जजों की जो कमी है, वो एक बड़ा रीज़न है। जिस तरीके से अदालत में जब मामला जाता है, तो सुनवाई के लिए जो समय और तारीख तय की जाती है, उसमें एक बड़ा अंतर, बड़ा गैप होता है। और जो सबसे बड़ा इन जो मामले हैं, जो कन्विक्शन नहीं हो पाता है, जिसमें सबसे जैसा कि अभी कुछ देर पहले गायत्री पाटिल जी ने कहा था कि जो मामले में लीपापोती की जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, आरोपी को मौका मिल जाता है अपने सबूतों से छेड़छाड़ करने, सबूतों पे मिटाने से। क्योंकि जो एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है, एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि जब ऐसे मामले अदालत में जाते हैं और अदालत में जब सुनवाई करते हैं, तो जब सबूत या ठोस तौर पर ना हो, तो ऐसे मामलों में जज भी सजा देने से बचते हैं और आरोपियों को बरी कर देते हैं। तो एक जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो पूरा उसके जो लूप होल है, वही एक रीजन है जिसके चलते इस तरीके के मामले सामने आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो या सामाजिक तौर पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो या किसी औहदे की बात हो या हमारे पुलिस की कार्यशैली हो। सबसे बड़ा जो यही है कि हमारी जो पुलिस की कार्यशैली ऐसे मामलों में होती है, वही सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल शुभम, सवालों के घेरे में हमेशा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, और वो उठे भी क्यों ना, क्योंकि जब बदलापुर मामला हुआ तो उस दौरान हमने देखा कि एफआईआर में कई घंटे लग गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जयेश जी, क्या वजह मानते हैं कि शुभम की बात से कितना सहमत हैं कि कन्विक्शन में जो प्रतिशत है वो काफ़ी घटा है, और वजह यह है कि कई बार ऐसे रउसदार होते हैं जिनकी पहुंच ऊपर होती है, वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे नायगांव के मामले की जिक्र हुई कि मामला प्रिंसिपल ने दबा दिया। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी कहीं ना कहीं इज्जत और बेइज्जती की वजह से लोगों के सामने नहीं आते हैं। क्या ऐसे परिवार को जागरूक करने का किस तरह से क्या अभियान चलाना चाहिए? जय जी। देखिए, प्रशासन की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, देखिए, जिस तरीके से हम सारी जिम्मेदारी प्रशासन पे डालते हैं, लेकिन शासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हम ये जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वीनस फोगाट 2-2 महीने दिल्ली की गलियों में मतलब सड़कों पर बैठी रहती है, बिल्किस बानो के साथ क्या होता है, बहुत से ऐसे नमूने बनते हैं। जब हम देखते हैं मणिपुर में जिन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके साथ क्या इंसाफ मिला, जब हम ये देखते हैं तो जो इस कर्म को करने वाले लोग होते हैं, उनकी बातें बढ़ती हैं। अच्छा, हम ये बोलते हैं कि
कि अजीत पवार ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया था बदलापुर के बाद में कि हमने एक वो उद्धव ठाकरे जी के राज में एक कानून बनाया था, सख्ती कानून बनाया था जो केंद्र सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया। अगर वो बनता तो मतलब हम बहुत सख्ती के साथ इस मामले को निपट सकते थे। हालांकि कानून है हमारे पास सख्ती से निपटने के लिए। अच्छा, ये फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी ने ये कहा कि हमें नपुंसक बना देना चाहिए। तो साहब, आपको नपुंसक बनाने के लिए सरकार में नहीं रखा है। सरकार में आप इसलिए हैं कि इन लोगों को, जो जिन लोगों ने ये कर्म किया है, 2-3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उस पर मतलब बने हुए भी है, लेकिन उस पर अमल हो और 2-3 महीने में इनको सजाएं मिले, तो जो ये इस दरिंदगी को करने वाले लोग हैं उन तक कोई आवाज जावे कि हम अगर ये दरिंदगी कर रहे हैं तो 3 महीने में हमको ये दुनिया छोड़ के जाना है। नपुंसक बनाने का कोई मतलब नहीं, और आप नपुंसक बनाने के लिए नहीं बैठे, बिल्कुल आप सही है सजा कि दिलाने के लिए हर बैठे हैं। आरोपी के जहन में डर जरूर होना चाहिए ताकि वो समझे किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले वो कई बार विचार विमर्श करे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। भावना जी, क्या कहेंगी जिस तरह से शुभम मिश्रा ने आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगी? सबका साथ सबका विकास कितना कारगर हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार तो कोशिश कर रही है नारियों के लिए हमेशा सशक्तिकरण से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने जो अभियान छेड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि दरिद्र जाके बेटियों के साथ गलत करे। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, यूसीसी जैसा एक कानून लाने की कोशिश तो उनकी चल रही है जहां पर हमारे देश की बच्चियां बच सके। अब हर विरोधी पक्ष इतने को लेकर, इसमें पहली बात तो बच्चियों के बलात्कार को विषय को लेकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह बहुत ही घटिया बात है। देखिए, ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है भावना जी। मेरी सोच एक ही है, प्रशासन को जब ऐसे दरिंदे हाथ लगते हैं तो जब पता है कि लोगों ने गलत किया, इनके खिलाफ जो भी सबूत मिलते हैं तो तुरंत इनके ऊपर उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी? क्यों इतना लंबा ये चीजों को खींच दिया जाता है? इनको पता है 5-6 साल तक ये केस चलेगा, बाद में इनके पास बचाव का भी कोई ना कोई कंडा होता है। कहीं ना कहीं इनके भी तो बेटे हैं ना बचाने वाले कई लोग। पहली बात तो ये बचाव करने वाले लोग क्यों आते हैं ऐसे दरिद्रों का बचाव करने? इनका बचाव नहीं करना चाहिए, इनको सीधा मौत की सजा दे देनी चाहिए। भावना जी, ये तो कहा जाता है ना कि दोषी को अपराध करने में जो सपोर्ट करता है वो उससे बड़ा आरोपी होता है। गायत्री मैडम, जिस तरीके से अभी जैद जी ने कहा कि अगर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 3 महीने में फैसला सुनाया जाए और उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए तो लोगों के जहन में डर बैठेगा। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो क्या ये संभव है? जी, कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो ये संभव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स में इतनी सारी वैकेंसीज है कि इतने सारे जज है ही नहीं अपने पास, या फास्ट बेसिस पे सारे केसेस लेके चला सको उनको। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार आपके पास कोई ना कोई नया तरीका रहेगा। कभी आपका एक्यूज्ड उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी एडवोकेट की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी और कुछ हो जाएगा। तो ये जो चीजें होती है ना, आपको ग्रांट करता है डिले करने के लिए, ये चीजें अगर रोकी जाएंगी ना तो नॉर्मल कोर्ट में भी ये ट्रायल बहुत फास्ट चलेंगी। लेकिन अभी क्या है कि हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरलोडेड है। गायत्री जी, ऐसे लोगों को ऐसा बताने वाले लोग भी तो हमारे ही हैं। क्या बचेंगे कैसे? आप भी वही तो है ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि लॉ जब आप लोग बनाते हो ना, जब देखिए कानून इस तरह का होना चाहिए कि ये है, ये सीधा इसका ये मतलब है, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट करूँ, ये मतलब सकता है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है। इतनी सारी चीजें जब लॉ में आएंगी तो ये चीज होने वाली है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चला लो या कुछ भी चला लो, उसमें से अपना फायदा ढूंढने वाले हर एक एडवोकेट को लॉ पता है, तो सबको पता है तो वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। चलते समय का अभाव है। जैद जी, चलते चलते क्या कहेंगे जिस तरह से अब आंकड़े सामने आए हैं और एक तरफ तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ऐसे दोषियों को, ऐसे आरोपियों को नपुंसक बना के छोड़ देना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर होने के बावजूद इस तरह के आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही है और लगातार मामले ढेली के ढेली सामने आ रहे हैं? जैसे कल हिंगोली आया, आज डोंबिवली आ गया। देखिए, गायत्री जी ने बहुत सही बात की
कि ऐसे लोगों को जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट और हमारे पास साधन नहीं है, आप वो नपुंसक बनाने का हॉस्पिटल मत बनाइए, एक जी स्पेशल कोर्ट बनाइए, एक स्पेशल जज अपॉइंट करिए और इस तरीके के मामले मतलब स्पेशल जज और कई ब्रांचेस होनी चाहिए इन मामलों को देख सके और इस पे जल्दी फैसला। आप न हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट बनाइए, जजेस को अपॉइंट करिए और ये जो फाइलें अभी तक अटकी हुई है उन फाइलों को फास्ट ट्रैक के जरिए हल करवाइए, उनको इंसाफ दिलाइए। आपने तो बुलडोजर ले लिया, बुलडोजर के जरिए सारे मसले हल कर रहे हैं आप पूरे हिंदुस्तान में। ये इन मसलों को हमारी जो बेटियों पर, हमारी जो बच्चियों पर मामले हो रहे हैं कौन हल करेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ा बात मेहरबानी कही जय जी नपुंसक ने नहीं, कि इन लोगों को आप सजाएं फास्ट दीजिए। ट्रैक कोर्ट चलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला बनाइए चलाइए, लेकिन उसके लिए सिस्टम को भी अपग्रेड करिए, जजों की संख्या बढ़ाएं, न्यायाधीश बढ़ें और ताकि इस तरह की जो पेंडिंग केसें हैं वो खत्म हो सकें। आप तीनों लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देश में कानून में बदलाव किया गया है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। अगर हालात बदल जाते तो शायद इस तरह की घटनाएं आज हमारे देश में नहीं होती। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान से सामने आए हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। बलात्कार के ज़्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान का ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज़्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। दरअसल 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। अगर बात करें तो पीड़िता की पहचान वाले ही ज़्यादातर रेपिस्ट निकलते हैं। वहीं 2,324 आरोपी तो ऐसे हैं जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला था। एनसीआरबी की आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामले में सजा मिलने की दर 27 से 28% है। यानी कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं और देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं उसको लेकर अब जनता में आक्रोश है और जनता संघर्ष के लिए भी उतरने को तैयार है। जिस तरह से आपने बदलापुर का मामला देखा ही है कि जनता किस तरह से रास्ते पर उतरी और जाकर प्रशासन को जनता के सामने झुकना पड़ा और मामले में जांच तेज की गई। भारत से इतर ब्रिटेन में भी रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज़्यादा है। वहीं कनाडा में भी रेप के मामलों की कन्विक्शन रेट 40% से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 कुकर्मियों को फांसी की सज़ा मिली है। साल 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। आपको बता दें कि 2 महीना पहले न्याय आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 में से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है।
हम इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद की जुर्माने की सजा का प्रावधान है। BNS की धारा 70/2 के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र की सजा तो होगी ही, साथ में ही मौत की भी सजा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि IPC में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान था। BNS की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में तब्दील किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 2012 में निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था पास्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया है। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न से और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को जो है सजा दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरह से देश में रेप और दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं, उनके जहन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।